हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे और आप लोग की पढ़ाई सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी। राइट। तो चलिए बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की। लास्ट क्लास में हम लोग ने सेक्शन 12 स्टार्ट किया था बच्चों, और हम लोग ने सब सेक्शन 7 तक इसको कवर अप कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन 12(8) से स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था, टेक्निकल पार्ट था, वो हो गया है। अब ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। चलिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ service by way of transportation of goods including by mail और courier। क्या बोल रहा है सर? अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। मेल और कुरियर समझते हैं ना आप लोग? स्पीड पोस्ट करवा दिया आपने, कुरियर के थ्रू भिजवा दिया। तो अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो इस केस में वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट दोनों इंडिया में हैं तभी सेक्शन 12 लगता है। अगर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट दोनों अगर इंडिया में है तभी आपका सेक्शन 12 लगता है। तो कह रहा है कि जो सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर है, उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, वो अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी होगी तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हो जाएगा, और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी होगी तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। सर ये क्या कह रहा है? जरा आप चार्ट बना दोगे तो हम जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, सेक्शन 12(8) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। क्या बोल रहा है आपसे? सर ये आपसे कह रहा है कि सर अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और आपका सर्विस रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, अगर ये बात सत्य है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट जो है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो लोकेशन जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर करे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वो लोकेशन जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर करे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर एग्जाम्पल देके बताएंगे जरा? बिल्कुल बताएंगे। मान लीजिए XYZ जो है वो एक GTA है। GTA क्या होता है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है। इसका काम है, ये गुड्स ट्रांसपोर्टेट करती है। और ये जो है ना बेटा, ये मुंबई की है। ये कहां बिलोंग करती है? सर ये मुंबई को बिलोंग करती है। राइट। एक मिस्टर एक्स है, ये जो है ये रजिस्टर्ड हैं पंजाब में, और इन्होंने क्या किया है सर? इन्होंने गुड्स हैंड ओवर करे हैं टू XYZ GTA इन दिल्ली फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू कानपुर, उत्तर प्रदेश। राइट। आपको बताना है साहब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा अगर मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है, या फिर आपके मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा?
तो सर एक्ट कहता है सेक्शन 12(8) के मुताबिक, सेक्शन 12(8) के मुताबिक अगर मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी मिस्टर एक्स की लोकेशन। और मिस्टर एक्स की लोकेशन क्या है सर? मिस्टर एक्स की लोकेशन है पंजाब। ठीक है, और अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं कि ये पंजाब में किधर है, तो मान लेते हैं सर ये रजिस्टर्ड है लुधियाना पंजाब में। ठीक है ना? तो अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज लुधियाना पंजाब, राइट। और ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा सर? ये ट्रांजैक्शन जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बन जाएगा। ये ट्रांजैक्शन कैसा हो जाएगा सर? ये इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगा, राइट। ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा आपका इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्यों होगी सर? इंटर स्टेट सप्लाई इसलिए होगी क्योंकि हमारा जो GTA है वो मुंबई महाराष्ट्र का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई किधर बनी है सर? प्लेस ऑफ सप्लाई लुधियाना पंजाब बनी है। तो ऑब्वियस है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर डिफरेंट स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है सर? जब ऐसा होता है तो उस केस में आपका जो उस केस में जो आपका ये सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सर अगर मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा बेटा? अगर मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड हैं, मिस्टर एक्स अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा सर? अगर मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंड ओवर। लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर, दैट इज हमने गुड्स कहां हैंड ओवर करे थे? दिल्ली में। हम दिल्ली से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे कानपुर, तो दिल्ली जो है वो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगेन वही चीज हो गई। ये सप्लाई क्या हो गई सर? ये सप्लाई भी इंटर स्टेट सप्लाई ही हो गई। दिस सप्लाई इज ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, आइए मॉड्यूल में देखते हैं मॉड्यूल क्या बोलता है। एक नया प्रोविजो ऐड किया गया है सेक्शन 12(8), नया प्रोविजो ऐड किया गया है सेक्शन 12(8). ये सेक्शन 12(8) क्या कहता है? 12(8) कहता है कि सर अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है गुड्स का किसी प्लेस में आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो होगी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इंडिया के बाहर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो होगी प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, ये रजिस्टर्ड हैं लुधियाना पंजाब। ठीक है, ये लुधियाना पंजाब में रजिस्टर्ड हैं, और ये क्या कर रहे हैं सर? ये गुड्स कुरियर करवा रहे हैं। गुड्स में मैं और स्पेसिफिक हो जाता हूं, ये शूज कुरियर करवा रहे हैं। शूज कुरियर करवा रहे हैं किससे? फ्रॉम फास्ट कुरियर सर्विस रजिस्टर्ड इन दिल्ली। फ्रॉम फास्ट कुरियर सर्विस रजिस्टर्ड इन दिल्ली। और ये शूज का कुरियर हो रहा है पता कहां? शूज को भेजा जा रहा है टोरंटो, कनाडा। तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किधर हो रहा है बेटा? सर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कनाडा में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा सर्विस रिसिपिएंट जो है वो इंडिया में है। हमारा जो सर्विस रिसिपिएंट है वो इंडिया में है। हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी इंडिया में है। सेक्शन 12(8) लगेगा, और सेक्शन 12(8) का प्रोविजो, सेक्शन 12(8) का प्रोविजो कहता है साहब
साहब आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो होगा लोकेशन वेयर गुड्स आर डिस्पैच्ड, दैट इज टोरंटो कनाडा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। एज प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, hence no GST shall be levied, hence no GST shall be levied। इसके ऊपर कोई भी GST मेरे बेटा लेवी नहीं होएगी, इसके ऊपर कोई भी GST मेरे बच्चे लेवी नहीं होने वाली है, hence no GST shall be levied। तो 12.8 में दो बातें चल रही हैं, 12.8 में दो बातें चल रही हैं। पहली नॉर्मल बात, ये नॉर्मल बात आप ये बोल सकते हो कि यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर ये चल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में हो रहा है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो उस केस में 12.8 का प्रोविजो लग जाएगा, ठीक है। सेक्शन 252 गुड्स को डिफाइन करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि गुड्स में क्या क्या आता है, अब दोबारा पढ़ के इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेसर्स नवाथा अ ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लोकेटेड इन विजयवाड़ा, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो विजयवाड़ा का है। मेसर्स सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी received the services of Messrs Navatha for the transport of goods from its warehouse in Vijayawada to Guntur. Messrs Navatha delivered the goods to Guntur. Find the place of supply of service and GST। अब एक बात सोच के बताओ, हमारा जो सर्विस रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, हमारा जो सर्विस रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है। और अगर हमारा सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो जो उसकी लोकेशन होगी वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बन जाएगी, जो इसकी लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। यानी कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा चेन्नई, और विजयवाड़ा और चेन्नई अलग अलग स्टेट्स हैं, तो यहां पर आपका क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, IGST। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे बेटा, IGST। अब यहीं पे बोलता है क्या आपका आंसर अलग हो जाएगा अगर मेसर सी लिमिटेड जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो मेसर सी लिमिटेड अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में क्या होगा, जहां पर हमने गुड्स हैंडओवर करे होंगे वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। और देखो ट्रांसपोर्टेशन कहां से हो रहा है सर, ट्रांसपोर्टेशन विजयवाड़ा से गुंटूर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन विजयवाड़ा से गुंटूर हो रहा है। मतलब हमने गुड्स हैंडओवर कहां करे होंगे, हमने गुड्स हैंडओवर कहां करे होंगे सर, हमने गुड्स हैंडओवर करे होंगे विजयवाड़ा। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा विजयवाड़ा। अब हमारा सर्विस प्रोवाइडर भी विजयवाड़ा का है और हमारी लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई की लोकेशन भी विजयवाड़ा है। जब ये दोनों सेम स्टेट है तो ये इंट्रा हो जाती है, और इंट्रा के केस में क्या लग जाता है, सीजीएसटी और एसटीएस। अगला देखिए, मेसेज डीएचएल एक कुरियर है, रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और मुंबई में है, ठीक है। ये कुरियर कंपनी है, मुंबई की है। इसने डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसपोर्टेशन किया है, लाइक चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, पे ऑर्डर्स विच कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज गुड, which cannot be considered as good belonging to Mr. C of Chennai. Find the place of supply of service in each of the following independent cases. Mr. C of Chennai is a registered person under GST. Mr. C of Chennai is a registered person under GST. अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, पहले ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि साहब जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं वो चेक है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, पे ऑर्डर्स हैं, इन्हें हम गुड्स नहीं मान सकते। सेक्शन 12(8) जो है वो किसके ऊपर लगता है, सेक्शन 12(8) जो है वो किसके ऊपर लगता है,
सेक्शन 12(8) गुड्स के ऊपर लगता है। तो अगर जो भेजा गया है वो गुड्स नहीं है, जो भेजा गया है अगर वो गुड्स नहीं है, तो फिर क्या होगा सर? जो भेजा गया है अगर वो गुड्स नहीं है तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं होगा। सर क्या इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा? बेटा मैंने ऐसा कब कहा? कुरियर की सर्विस है, कुरियर की सर्विस है, जीएसटी तो लगेगा। कुरियर की सर्विस कोई एग्जेम्प्ट थोड़ी ना है। और जब 12(8) नहीं लग रहा होता, जब 12(8) नहीं लगेगा तो पता है क्या लगेगा? 12(2). सर ऐसा क्यों? बेटा मैंने आपको क्या बताया था? 12(2) कब लगता है? 12(2) लगता है जब 12(3) से लेकर 12(14) ना लगे। जब 12(3) से लेकर 12(14) ना लगे तो क्या लगता है? 12(2) लगता है। तो अगर 12(8) नहीं लग रहा है, अगर 12(8) नहीं लग रहा है तो क्या लग जाएगा? 12(2) लग जाएगा। अब 12(2) क्या कहता था? याद करो। 12(2) क्या कहता था? याद करो। सर याद कराओ तो लो बेटा याद करो। 12(2) कहता था, 12(2) कहता था ये पता करो कि सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, और अगर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो यह पता करो क्या उसका चेक तुम्हारे पास अवेलेबल है। अगर उसका चेक उसका एड्रेस तुम्हारे पास अवेलेबल है, अगर तुम्हारे पास एड्रेस अवेलेबल है तो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ यहां पर वो क्या बोल रहा है? यहां पर वो बोल रहा है डीएचएल मुंबई ट्रांसपोर्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू सी ऑफ दिस मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, रजिस्टर्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई, सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन। मिस्टर सी जो है वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन उनका एड्रेस अवेलेबल है। अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है लेकिन एड्रेस अवेलेबल है, एड्रेस अवेलेबल है तो रिसिपिएंट का लोकेशन, राइट। और कह रहा है कि सर अनरजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है। अनरजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो अपन क्या ले लेंगे? सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन। और सर्विस प्रोवाइडर किधर का है? मुंबई का। बताइए साहब, कोई ऐसा प्राणी जिसे दिक्कत है? बोल सकते हैं अपना, यू कैन स्पीक। No, sir, no doubt. आनंद, रंश, कोई डाउट? ठीक। अगली सर्विस पे बढ़ते हैं। सेक्शन 12(9). 12(9) किसकी बात करता है सर? 12(9) बात करता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की। 12(8) किसकी बात कर रहा था? गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की। 12(9) किसकी बात कर रहा है? पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि सर जब पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन होता है इंक्लूडिंग रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेल, रोड, एयर वेसल, बोट, साइकिल रिक्शा, बुलक कार्ट, कैमल एक्सेट्रा, कुल मिला के पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है। अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में रिसिपिएंट की जो आपकी लोकेशन है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। ठीक है, अगर आपका वो अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कंटिन्यूअस जर्नी। एम्बार्क्स का मतलब क्या होता है सर? जहां से वो अपनी कंटिन्यूअस जर्नी स्टार्ट करने के लिए कन्वेंस में चढ़ा, जहां से वो अपनी कॉन्टिन्यूअस जर्नी परफॉर्म करने के लिए आपका कन्वेंस में चढ़ा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स। क्लियर हुई मेरी बात? आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है? कह रहा है कि सर अगर आपको राइट टू पैसेज मिला हुआ है फॉर फ्यूचर यूज एंड पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच राइट। राइट टू पैसेज क्या होता है सर? राइट टू पैसेज हो गया कि आपका पास बना हुआ है, आपको टिकट नहीं खरीदनी पड़ती, आपका पास बना हुआ है, आप उस पास के बेसिस पे क्या कर सकते हो?
ट्रैवल कर सकते हो, जर्नी परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आप पास के बेसिस पे जर्नी परफॉर्म कर रहे हो और आप कहां से एम्बार्क करोगे, यह बात पास इशू करते वक्त हमको नहीं पता है। कहां पर एम्बार्क करोगे यह बात हमको नहीं पता है, तो क्या होगा? तो कह रहा है कि सर यह पता करो कि सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, अगर अनरजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस अवेलेबल है तो उस केस में रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन, यानी कि सेक्शन 12(2) लगा दिया जाएगा। सेक्शन 12(2) लगा दिया जाएगा अगर हमें यह नहीं पता है कि प्लेस ऑफ एम्बार्केशन क्या है। अगर हमें यह नहीं पता है कि प्लेस ऑफ एम्बार्केशन क्या है। अब ध्यान से समझो इसका चार्ट, ध्यान से समझो। सेक्शन 12 सब सेक्शन 9, सेक्शन 12 सब सेक्शन 9। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। देखिए क्या कह रहा है वो आपसे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजन क्या है? नॉर्मल प्रोविजन कहता है कि यह पता करो कि सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन। अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ एम्बार्केशन है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसे हम लोग बोल देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपके पैसेंजर ने राइट टू पैसेज ले रखा है, राइट टू पैसेज को आप लोग एक पास बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एक पास अवेलेबल है और उसमें प्लेस ऑफ एम्बार्केशन हमको पता है, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन हमको पता है, मतलब कहां से आप जर्नी कमेंस करोगे और कहां आपकी जर्नी टर्मिनेट होगी, यह बात हमको पहले से पता है। तो अगर आपको प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नोन है, यस, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई नॉर्मली निकलेगा। नॉर्मली मतलब इस तरीके से। और अगर हमें एम्बार्केशन की जगह नहीं पता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) के हिसाब से निकलेगा। रजिस्टर्ड है रिसिपिएंट तो रजिस्टर्ड लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं है, एड्रेस अवेलेबल है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपके सप्लायर की जो लोकेशन है उसे अपन पकड़ लेंगे। राइट। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। मिस्टर जे हैं, सीए हैं, और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में। रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में। ये क्या करते हैं?
एयर टिकट परचेज करते हैं जेट एयरवेज की, रजिस्टर्ड इन राजस्थान, जेट एयरवेज की फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इफ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इफ ए पॉइंट मिस्टर जे रजिस्टर्ड हैं एंड डिक्लेयर करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर while booking the ticket. B, मिस्टर जे जो हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं, मिस्टर जे जो हैं वो अनरजिस्टर्ड है, क्या होगा सर अगर मिस्टर जे रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड कहां पर है सर, रजिस्टर्ड है ये मुंबई में, तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी, इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी वो कौन सी लोकेशन होगी बेटा सर, इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो मुंबई हो जाएगी, इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो मुंबई हो जाएगी, और आपका ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा सर, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्यों इंटर स्टेट हो जाएगा, क्योंकि जो सर्विस रिसिपिएंट है वो मुंबई का है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका राजस्थान का है, तो इस केस में ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा और इसके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर मिस्टर जे अनरजिस्टर्ड है, अगर मिस्टर जे अनरजिस्टर्ड है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा प्लेस ऑफ एम्बार्क, प्लेस ऑफ एम्बार्क, और प्लेस ऑफ एम्बार्क क्या है जयपुर, और जयपुर कहां पर आता है राजस्थान में, तो इस केस में ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा सर, इस केस में ये हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, इस केस में ये हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, आई होप ये मेरी बात आपको क्लियर हुई है। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस जर्नी है इससे सर आपका क्या मतलब है ये भी बताओ जरा हमको बेटा। कॉन्टिन्यूअस जर्नी का मतलब होता है मीन्स अ जर्नी, इट मीन्स अ जर्नी for which single or more than one ticket or invoice is issued at the same time either by a single supplier of service or through an agent acting on behalf of more than one supplier, and which involves no stopover between any of the legs of the journey for which one or more separate tickets or invoices are issued. Explanation: for this purpose the term stopover means a place where a passenger can disembark either to transfer to another conveyance or break his journey for a certain period in order to resume it at later point of time. वो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो मेरी बात को। कंटिन्यूअस जर्नी से हमारा क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस जर्नी से हमारा क्या मतलब है, सर कॉन्टिन्यूअस जर्नी वो जर्नी होती है जिसके लिए आपको सिंगल टिकट इशू होती है या फिर आपको मल्टीपल टिकट्स मिलती हैं एट सेम टाइम विद नो स्टॉप ओवर, विद नो स्टॉप ओवर। अब स्टॉप ओवर का मतलब क्या है, स्टॉप ओवर का मतलब क्या है, तो वो कहता है सर स्टॉप ओवर का मतलब ये है जहां पर पैसेंजर डिसएम्बार्क करता है कन्वेंस से। डिसएम्बार्क मतलब समझते हो, एम्बार्क मतलब चढ़ना, डिसएम्बार्क मतलब उतरना। पैसेंजर उतरता है कन्वेंस से फॉर चेंजिंग कन्वेंस for which
separate ticket is issued, for which separate ticket is issued. ध्यान से अब सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, अभी आपको मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है? और अपने अपने माइक्स ऑन कर जब मैं आपसे बोलूं तो ध्यान से समझिएगा. फ्लाइट है जयपुर दिल्ली, दिल्ली में स्टॉप ओवर है फॉर 4 आवर्स, और फिर दिल्ली से आप जाएंगे बैंगलोर, ठीक है? अब इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नी में लेग्स हैं. दिस इज लेग 1 ऑफ द जर्नी, दिस इज लेग 2 ऑफ द जर्नी. अब 2 लेग्स के बीच में एक हॉल्ट है, एक स्टॉप ओवर है. अब ध्यान से सुनना मेरी बात को. गुरजोत जो है ये ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम जयपुर टू बैंगलोर. कहां जा रही हैं सर? ये जयपुर से जा रही हैं बैंगलोर को. अरे वाह, ठीक है, जयपुर से जा रही हैं बैंगलोर, और इन्होंने अपनी टिकट बुक करवाई, इन्होंने अपनी टिकट बुक करी मान लो XYZ एजेंट से, ठीक है? और इस एजेंट ने इनको एक ही टिकट दिया, एक ही टिकट दिया जेट एयरवेज का. इनको एक ही टिकट दिया गया जेट एयरवेज का. मेरा सवाल आपसे कि ये कंटिन्यूअस जर्नी है कि नहीं? यस और नो, जल्दी से सोच के बताइए. क्या मैं इसे कॉन्टिन्यूअस जर्नी की कैटेगरी में डालूंगा कि नहीं डालूंगा? आप बोल सकते हैं, अपना अपना माइक आप ओपन कर लीजिए. जोत, क्या लगता है? यस सर, कंटिन्यूस जर्नी है. कॉन्टिन्यूअस जर्नी है. गुरजोत कह रही है सर कॉन्टिन्यूअस जर्नी है. आनंद आप क्या कहते हैं? जी सर, ये कंटिन्यूस जर्नी है. पर यहां तो स्टॉप ओवर है 4 घंटे का. सर स्टॉप ओवर है तो सिंगल टिकट इशू की गई है ना पैसेंजर को. अच्छा, सिंगल टिकट इशू करी गई है, इसका मतलब सर, इसका मतलब सर यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस जर्नी है. चलो ठीक है सर, आप लोग की बात ठीक है, क्योंकि यहां पे एक सिंगल टिकट है, 1 टिकट है इनके पास. अगर हम ये एज्यूम करें कि इनके पास 2 टिकट्स हैं, इनको XYZ एजेंट ने 2 टिकट्स दी हैं, XYZ एजेंट ने इन्हें 2 टिकट्स दी हैं. एक टिकट इनको दिया गया है जेट एयरवेज का, जेट एयरवेज का जयपुर टू दिल्ली, और दूसरा टिकट भी इनके पास जेट एयरवेज का है, सर ये दिल्ली टू, कंटिन्यूस जर्नी नहीं होगी. दिल्ली टू बैंगलोर, ठीक है? दोनों टिकट्स जेट एयरवेज की हैं. ये एयरक्राफ्ट ए है और ये एयरक्राफ्ट बी है. मतलब कि दिल्ली पहुंच के इनका एयरक्राफ्ट जो है वो चेंज होने वाला है. दिल्ली पहुंच के इनका जो एयरक्राफ्ट है वो चेंज होने वाला है. कंपनी सेम रहेगी, जेट एयरवेज ही रहेगी, लेकिन एयरक्राफ्ट चेंज हो जाएगा. पहले ये एयरक्राफ्ट ए से ट्रेवल करके दिल्ली जाएंगी, फिर ये जेट एयरवेज में ही कनेक्टिंग फ्लाइट है दिल्ली से बैंगलोर की, ये एयरक्राफ्ट बी पकड़ेंगी. बताइए अब ये कॉन्टिन्यूअस जर्नी है कि नहीं है? 2 टिकट्स इश्यू हुई हैं, फर्स्ट वन फॉर एयरक्राफ्ट ए एंड सेकंड टिकट फॉर एयरक्राफ्ट बी. बताइए.
बताइए, सोचिए क्या कह रहा है वो आपसे, सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ आनंद जी। सर पहले वाला एग्जांपल जो आपने दिया था उसमें वो कंटिन्यूअस जर्नी नहीं बोली जाएगी उसको, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप ओवर इंक्लूडेड है। ठीक है, और दूसरा वाला जो एग्जांपल दिया वो आप जरा वापस दिखाइए। दूसरा एग्जाम्पल में 2 एयरक्राफ्ट हैं और 2 टिकट्स हैं। दूसरा वाला एग्जांपल शायद कंटिन्यूअस जर्नी, हाँ जी। दूसरा वाला एग्जांपल शायद कंटिन्यूअस जर्नी है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप ओवर के बारे में आपने कुछ बोला नहीं है। अच्छा, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है वो आपसे, यहां देखिए, मीन्स अ जर्नी फॉर विच सिंगल और मोर देन वन टिकट और इनवॉइस इज इशूड। मतलब ये होता है कि अगर एक से ज्यादा टिकट भी दे दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस जर्नी नहीं रहेगी। एट द सेम टाइम, either by a single supplier of service or through an agent acting on behalf of more than supplier। इसका मतलब सर यहां पर जेट एयरवेज की जगह पे अगर दो अलग अलग कंपनीज होती, से एक जेट एयरवेज है और एक स्पाइस जेट है, दो अलग अलग कंपनीज हैं, तो उस केस में भी आपका ये कंटिन्यूअस जर्नी कहलाएगा, and which involves no stopover between any of the legs of the journey for which one or more separate tickets or invoices are issued। फिर इसने बोला कि स्टॉप ओवर का मतलब क्या होता है सर? स्टॉप ओवर का मतलब होता है अगर आप डिस एम्बार्क करते हो ईदर टू ट्रांसफर टू अनदर कन्वेंस और ब्रेक हिज जर्नी फॉर अ सर्टेन पीरियड इन ऑर्डर टू रिज्यूम इट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर आप एक कन्वेंस से डिसएम्बार्क होके दूसरे कन्वेंस में जा रहे हो तो ये कॉन्टिन्यूअस जर्नी नहीं है। बात समझा? यहां पर आप एयरक्राफ्ट ए से एयरक्राफ्ट बी में जा रहे हो, एयरक्राफ्ट ए से आप एयरक्राफ्ट बी में जा रहे हो, दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। बात समझा? दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। अगर ये एयरक्राफ्ट ए होता तो आपका आंसर क्या होता? गुरजोत जी, आनंद जी, अगर ये एयरक्राफ्ट बी की जगह पर ये एयरक्राफ्ट ए होता तो आपका आंसर क्या होता? क्या लगता है? बोलिए जी। ये बी की जगह पर अगर ए होता तो आपका आंसर क्या होता? एनीवन? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? रंश? सर फिर कंटिन्यूअस होता है। फिर कॉन्टिन्यूअस होता क्योंकि आप सेम एयरक्राफ्ट में ही हो, आप सेम एयरक्राफ्ट में ही हो, मल्टीपल टिकट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिसएम्बार्क नहीं होते हो, आप उसी एयरक्राफ्ट में रहते हो, तो फिर उस केस में वो कॉन्टिन्यूअस जर्नी बन जाता है। कुल मिला के आप कॉन्टिन्यूअस जर्नी का मतलब ये निकल कर आता है कि आपको कन्वेंस नहीं छोड़ना है। स्टॉप ओवर हो सकता है, आप रुके हुए हो वो चलेगा, लेकिन आपका कन्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। स्टॉप ओवर का मतलब है कि सर रुके और कन्वेंस चेंज किया या फिर कुछ पीरियड का होल्ड हुआ, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर हो गई मेरी बात? सर फर्क क्या पड़ता है इससे? कॉन्टिन्यूअस जर्नी है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर कॉन्टिन्यूअस जर्नी है तो ये एक जर्नी मानी जाएगी और एक जर्नी के हिसाब से इसको देखा जाएगा। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये दो जर्नीज मानी जाएंगी। एक जर्नी मानी जाएगी जयपुर टू दिल्ली और दूसरी जर्नी मानी जाएगी दिल्ली टू बेंगलोर। एक जर्नी मानी जाएगी जयपुर टू दिल्ली और दूसरी जर्नी मानी जाएगी दिल्ली टू बेंगलोर। यानी कि ये एक सर्विस नहीं मानी जाएगी, ये दो सर्विसेज मानी जाएंगी अगर ये कॉन्टिन्यूअस जर्नी नहीं है तो। अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये दो जर्नीज कंसीडर करके चलेंगे अपन। बोलिए बच्चों, क्लियर है? आ जाइए मिस्टर राम। मिस्टर राम वर्किंग इन रामसे कंपनी हैविंग ऑफिस इन बेंगलुरु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो जो सर्विस रिसिपिएंट है वो बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है।
मिस्टर राम परचेस्ड टिकट फ्रॉम हैदराबाद फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई। अब ये भाई लोग है किधर के? रजिस्टर्ड है बेंगलुरु के, और हैदराबाद से चेन्नई जा रहे हैं लोग। मिस्टर राम डिस्क्लोजेस द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब अपन ने टिकट बुक कराई तो हमने ऑर्गेनाइजेशन का बता दिया कि हम रामसे कंपनी के हैं, और हमने रामसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया। मतलब अब कंपनी को पता लग गया, जो ट्रैवल करवा रही थी उसको पता लग गया कि रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, एंड द प्लेस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड। सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन हैदराबाद। तो सप्लायर हैदराबाद का है, सर्विस रिसिपिएंट बेंगलुरु का है, और बेंगलुरु में वो रजिस्टर है। तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो क्या बनेगी सर? प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलुरु बनेगी। सर्विस प्रोवाइडर हैदराबाद का है, प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलुरु बन रही है। दोनों अलग अलग स्टेट है, इंटर हो जाएगा, इसके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा, राइट। इसके बाद बोल रहा है वेदर योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ मिस्टर राम नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर। सर अगर हम बताएंगे नहीं सर्विस प्रोवाइडर को कि अपन रजिस्टर्ड हैं, अगर हम ये नहीं बताएंगे कि अपन रजिस्टर्ड हैं, तो क्या उसे सपना आएगा कि हम रजिस्टर्ड हैं? सपना नहीं आएगा। दैट मीन्स वो आपको अनरजिस्टर्ड मान के चलेगा, और वो आपको अगर अनरजिस्टर्ड मान के चलेगा तो उस केस में जहां पर आपने एम्बार्क किया है, जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, दैट प्लेस विल बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है वो हैदराबाद हो जाएगा, और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी हैदराबाद का है। दोनों चीजें सेम स्टेट में हो गई, ये ट्रांजैक्शन इंट्रा हो जाएगा, और इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नि एयर रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एंड लोकेटेड इन मुंबई। तो सर्विस प्रोवाइडर मुंबई का है, ऑपरेट्स अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली दुबई लंदन दुबई दिल्ली। ये लेग्स चल रही हैं, दिल्ली से फ्लाइट दुबई, दुबई से लंदन, लंदन से फिर दुबई, दुबई से बैक टू दिल्ली। मिस्टर TYN हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेज एयर टिकट फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। दिल्ली से लंदन की टिकट खरीदी। 2 tickets are issued to him showing Delhi Dubai with a halt of Dubai for 5 hours and Dubai London। आपको बताना है find the place of supply of service and GST liability। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ कि ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई है कि नहीं। इसको 2 टिकट्स इश्यू हुई हैं, एक दिल्ली से दुबई की, दुबई में 5 घंटे का हॉल्ट है, फिर दुबई से लंदन की। बताइए सर ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं? यू कैन स्पीक। बोलो भाई, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं? कॉन्टिन्यूस है कि नहीं? क्या ये डिसएम्बार्क कर रहा है? क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा है कि आप डिसएम्बार्क कर रहे हो? नहीं लिखा है। और अगर ये नहीं लिखा है कि डिसएम्बार्क कर रहे हो, दैट मींस ये जर्नी कौन सी है? कॉन्टिन्यूस जर्नी है। 2 टिकट्स इश्यू हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 टिकट्स इश्यू हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉन्टिन्यूस जर्नी है। अब क्योंकि हमारा जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी वो लोकेशन जहां से अपन ने एम्बार्क किया है। एम्बार्क अपन ने कहां से किया है सर? एम्बार्क अपन करने वाले हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से लंदन जाना है। तो एम्बार्क अपन करने वाले हैं दिल्ली, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली, लोकेशन ऑफ सप्लायर है मुंबई, ट्रांजैक्शन हो जाएगा इंटरस्टेट, और इस पे क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। नोट, सिंस इट इज अ कॉन्टिन्यूस जर्नी, प्लेस ऑफ एम्बार्किंग ऑफ पैसेंजर हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिलेवेंट। हाँ जी बच्चों, पहले कंफर्म करिए यहां तक क्लियर है? कंफर्म करिए यहां तक क्लियर है? चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए।
जेट एयरवेज जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, लोकेटेड इन मुंबई। तो सर्विस प्रोवाइडर साहब आपका मुंबई का है, ऑपरेट कर रहा है फ्लाइट मुंबई दिल्ली मुंबई। मिस्टर TYN एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, परचेस करते हैं एयर टिकट मुंबई दिल्ली मुंबई। एक ही टिकट इनको इशू किया गया है, शोइंग बोथ द रूट। एक ही टिकट इशू किया गया है, शोइंग बोथ द रूट, मतलब ये यहां से यहां जाएंगे और वापस यहां से यहां आएंगे। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि ये एक ही जर्नी है कि ये दो जर्नी है। पहले तो मुझे आप ये बताओ, क्या ये एक ही जर्नी है, क्या ये दो जर्नी है? आपको आपको मुंबई से दिल्ली और वापस दिल्ली से मुंबई ये जर्नी परफॉर्म करनी है। दिल्ली जाना है और वापस दिल्ली से मुंबई आना है। एक ही टिकट इशू किया गया है। क्या मैं इसे एक सर्विस मानूं कि मैं इसे दो सर्विस मानूं? क्या मैं इसे एक सर्विस कंसीडर करूं कि मैं इसे दो सर्विसेज कंसीडर करूं? सर टू सोचो सोचो सर्विसेज। सोचो सोचो सोचो। एक की दो बेटा? टू। सर इट विल बी कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट जर्नीज, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप मुंबई से दिल्ली गए होगे तो दिल्ली में आप उतर गए होगे और बाद में अपना काम वाम निपटाने के बाद आपने वापस दिल्ली से मुंबई जाने का फैसला किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका प्लेन में घूमने का मन कर रहा था, यार बड़े दिन हो गए प्लेन में नहीं बैठे, आओ एक चक्कर लगा के आते हैं दिल्ली का प्लेन से। ठीक है, ये शाम की घूमी घूमी नहीं है जो आप करने जाते हो, घर से निकलते हो और टहल के वापस घर आ जाते हो। यहां पर आप मुंबई से दिल्ली गए हो, ऑब्वियस है दिल्ली किसी काम से गए होगे, दिल्ली आप उतर गए होगे, एयरपोर्ट से बाहर निकल गए होगे, दिल्ली में आपने अपने काम वाम निपटाए होंगे और बाद में आप वापस दिल्ली से मुंबई आ गए। तो इट विल बी कंसीडर्ड एज टू जर्नीज और इन दोनों जर्नीज का आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो अलग निकलेगा। एक जर्नी आप कर रहे हो मुंबई से दिल्ली, तो आप यहां पर एम्बार्क कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई बनेगा। और दूसरी जर्नी आप कर रहे हो दिल्ली से मुंबई, आप दिल्ली में एम्बार्क कर रहे हो, आपका दिल्ली जो है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। दिल्ली जो है वो बनेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपका जो रिसिपिएंट था बेटा वो अनरजिस्टर्ड था। रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड होता है तो उस केस में आपको पता लग चुका है कि जहां पर अपन एम्बार्क करते हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सर यहां पर अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से मुंबई आ रहे हो, तो ये दो अलग अलग जर्नीज है। इफ देयर इज स्टॉप ओवर ड्यूरिंग द जर्नी, द जर्नी विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्टिन्यूअस जर्नी। और इस जर्नी को हम कॉन्टिन्यूअस जर्नी नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है स्टॉप ओवर आएगा, आप दिल्ली उतरोगे, काम वाम निपटाओगे और फिर वापस आप मुंबई की तरफ बढ़ोगे। हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 12 सबसेक्शन 10 की। और ये कहता है कि सर अगर आपको ऑन बोर्ड कन्वेंस कोई सर्विसेज मिलती हैं तो क्या होगा? ऑन बोर्ड कन्वेंस अगर आपको सर्विसेज मिलती हैं तो क्या होगा? सर पहले आप हमको ये बताओ कि ये ऑन बोर्ड कन्वेंस सर्विसेज होती क्या है, तब आप हमको प्रोविजन बताना। पहले आप हमें ये बताओ ये ऑन बोर्ड कन्वेंस सर्विसेज क्या हैं। देखो बेटा, आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे और आपकी फ्लाइट थी बेटा, मान लीजिए आप जा रहे थे, सर आप जा रहे थे, किधर जाना चाहेंगे सर? हम जा रहे थे जयपुर से बैंगलोर। ठीक है, हम जयपुर से बैंगलोर जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, ये हमारी फ्लाइट थी। और सपोज कर लेते हैं कि ये फ्लाइट जो है वो 3 घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे की फ्लाइट है। और ये फ्लाइट किसकी थी? सर ये फ्लाइट जो थी वो जेट एयरवेज की थी। या मैं आपको ऐसे बता दूं कि अपन ने
अपन ने क्या किया सर, अपन ने ट्रैवल करना है फ्रॉम जयपुर टू बैंगलोर, और फ्लाइट हमने बुक करी, हमने फ्लाइट का टिकट बुक किया स्पाइस जेट का। स्पाइस जेट का हमने फ्लाइट टिकट बुक किया और जर्नी कुछ इस प्रकार थी, जयपुर से फ्लाइट जाएगी पहले दिल्ली, और दिल्ली से फिर फ्लाइट आपकी जाएगी बैंगलोर। ठीक है, दिस इज दी जर्नी। ये आपकी लेग 1 है, ये आपकी लेग 2 है। ठीक है, जयपुर से दिल्ली सपोज कर लो हम लोग आधे घंटे में ही पहुंच जाएंगे, और दिल्ली से बैंगलोर पहुंचने में सपोज करो 3 घंटा लगने वाला है। तो स्पाइस जेट ने अपने कस्टमर्स को मूवी ऑन डिमांड की सर्विस दी। जब आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, अगर किया है आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप करेंगे आगे। मैंने किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि जिस सीट पे अपन बैठते हैं उस सामने वाली सीट पे एक स्क्रीन लगी होती है, और उस स्क्रीन पे अपन मूवीज देख सकते हैं, अपन गाने सुन सकते हैं। तो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो रहा होता है, एंड वी विल बी प्रोवाइडेड विद द हेडफोन्स। अपन हेडफोन्स प्लग इन करके उस स्क्रीन में जो भी चल रहा है उसका आनंद ले सकते हैं। तो स्पाइस जेट ने आपको मूवी ऑन डिमांड की सर्विसेज प्रोवाइड करी कि अगर आपको इन बिटवीन दी ट्रैवल आपको मूवी देखने की इच्छा है तो आप हमको पहले से बता दो कि आपको कौन सी मूवी देखनी है। हम सामने वाली स्क्रीन में वो मूवी लोड करके रखेंगे ताकि जब आप जर्नी परफॉर्म करो तो आप बिल्कुल एंटरटेन होते रहो, आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। ऑब्वियस है कि वो मूवी ऑन डिमांड की सर्विस देगा तो इसके लिए आपसे अलग पैसा लेगा। तो ये एक अलग सर्विस है, ये अलग सर्विस है। सपोज कर लो वो इस सर्विस का आपसे 400 रुपया अलग से चार्ज कर रहा है। तो ये ऑन बोर्ड कन्वेंस आपको सर्विस मिल रही है। मेन सर्विस क्या है? मेन सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन की, कि आपको जयपुर से बैंगलोर लेके जाया जा रहा है, और ड्यूरिंग द जर्नी आपको स्पाइस जेट क्या कर रहा है? मूवी ऑन डिमांड की सर्विस देख रहा है कि भैया आपका जो जर्नी है उसका जो एक्सपीरियंस हो वो बहुत बढ़िया हो, आपको पता ही ना लगे कब आप दिल्ली से बैंगलोर आ गए, आप आराम से मस्त मूवी देखते हुए आ जाइएगा। राइट तो इसको बोलते हैं ऑन बोर्ड कन्वेंस। ऑन बोर्ड कन्वेंस मतलब कि आप ऑलरेडी फ्लाइट में हैं, एयरक्राफ्ट में हैं, ऑन बोर्ड हैं कन्वेंस में, और आपको वहां पर क्या मिल रहा है? मूवी ऑन डिमांड का सर्विस मिल रहा है। तो कह रहा है कि सर अगर आप वेसल से ट्रेवल कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, मोटर व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं, और आपको ऑन बोर्ड कन्वेंस सर्विसेज मिलती हैं, तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो होगी फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर का मतलब क्या होता है? सर जर्नी कहां से शुरू हुई? जर्नी कहां से शुरू हुई? जर्नी शुरू हुई जयपुर से। भले आप मूवी लेग 2 में देखोगे, भले आप मूवी लेग 2 में देखोगे, लेकिन जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जयपुर। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये जो स्पाइस जेट है ये रजिस्टर्ड है जयपुर में। स्पाइस जेट जो है वो रजिस्टर्ड है जयपुर में, ये एज्यूम कर लीजिए। मिस्टर एक्स है, वो एम्बार्क करते हैं फ्रॉम दिल्ली, एम्बार्क करते हैं फ्रॉम दिल्ली, और मिस्टर एक्स जो है वो अनरजिस्टर्ड है। आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का और मूवी ऑन डिमांड सर्विस का। गुड्स नहीं, माफ करिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपको यह बताना है, और मूवी ऑन डिमांड सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपको यह बताना है। सर अगर हमारा सर्विस रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होता है तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई बनाते हैं जहां पर पैसेंजर ने एम्बार्क किया है, यानी कि दिल्ली जो है वो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा।
दिल्ली जो है वो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और आपका मूवी ऑन डिमांड सर्विस के लिए फर्स्ट स्केड्यूल डिपार्चर जो है, फर्स्ट स्केड्यूल डिपार्चर है सर आपका जयपुर। जयपुर आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़ा ही आसान होने वाला है। मूवी ऑन डिमांड is provided on board entertainment during Delhi Chennai leg of Dubai Delhi Chennai flight। फ्लाइट दुबई से दिल्ली आई है, दिल्ली से फ्लाइट चेन्नई जा रही है। आपको मूवी ऑन डिमांड की सर्विस इस लेग में मिली है, लेकिन मूवी ऑन डिमांड सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। और फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है? दुबई। फ्लाइट कहां से आ रही है? दुबई से आ रही है। तो वो पिक्चर का अरेंजमेंट, मूवी का अरेंजमेंट कहां से करके निकली होगी? दुबई से करके निकली होगी। दिल्ली में आके उसने मूवी अरेंज नहीं करी होगी, दुबई से ही वो मूवी अरेंज करके निकली होगी। तो आपका जो दुबई है वो बन जाएगा आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब क्योंकि दुबई जो है वो इंडिया के बाहर है और जीएसटी जो है वो केवल इंडिया पे लगता है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया के बाहर है तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया है। और अगला आता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 11। सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 किसकी बात करता है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की बात करता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 किसकी बात करता है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करता है कि अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मिल रही हैं तो क्या होगा। अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या क्या आता है? डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन जो डीटीएच सर्विसेज होती हैं, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। बेसिकली इसके अंदर आपका इंटरनेट, आसान भाषा में बोलूं टेलीविजन, ये चीजें कवर हैं टेलीकम्युनिकेशन में। और आपका ऑब्वियसली मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल्स और टेलीफोन्स। तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आपको कैसे कैसे मिलती हैं जरा ये देखिए। अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस फिक्स्ड लाइन के थ्रू दी जा रही है, अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस फिक्स्ड लाइन के थ्रू दी जा रही है, मतलब आपके घर पे केबल आता है और उस केबल के थ्रू, उस वायर के थ्रू आपको सर्विसेज मिल रही है। तो अगर आपके घर में टेलीफोन कनेक्शन है फिक्स्ड लाइन वाला, तो वो क्या है? वो यहां पर आ जाएगा। आपके घर में वाईफाई कनेक्शन लगा होगा, वो भी केबल के थ्रू आता है, राइट। तो आपके पास अगर क्या बोलते हैं D2H की सर्विसेज है, वो भी क्या है? फिक्स्ड लाइन है। तो अगर फिक्स्ड लाइन का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड लाइन का मतलब हुआ अगर सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको कोई बॉक्स, आपको कोई डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ता है, अगर आपको कोई बॉक्स और आपको कोई डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ता है तब आपको सर्विस मिलती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लाइन। तो अब इस केस में बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगा जहां पर वो लाइन इंस्टॉल करी जाएगी, जहां पर वो बॉक्स इंस्टॉल किया जाएगा। तो अगर आपके घर में डीटीएच कनेक्शन है, वीडियोकॉन का, टाटा स्काई का, वॉट एवर द केस में भी, तो आपके पास एक सेट टॉप बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आपको टेलीविजन की सर्विसेज मिल रही है, आप टीवी ब्रॉडकास्ट करके देख पा रहे हो। तो यहां पर जहां पर आपका वो बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स जहां पर इंस्टॉल किया गया है, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आपके पास फिक्स्ड टेलीफोन कनेक्शन है तो वो टेलीफोन कनेक्शन जिस जगह पर दिया गया है, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है, अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है, ऑब्वियस है कि ये मोबाइल है, ठीक है। अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो जो आपका बिलिंग एड्रेस है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है तो उस केस में जहां पर प्रीपेड वाउचर्स बेचे जाते हैं, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर आप प्रीपेड वाउचर ऑनलाइन लेते हैं, मतलब कि ऑनलाइन रिचार्ज कराते हैं, पेटीएम करो, तो आप पेटीएम के थ्रू अगर रिचार्ज करवा रहे हैं तो उस केस में जो आपका बिलिंग एड्रेस है, रिपीट विद मी, अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फिक्स्ड लाइन के थ्रू दी जा रही है जहां पर फिक्स लाइन है, अगर ये पोस्टपेड है तो जो आपका बिलिंग एड्रेस है, अगर ये प्रीपेड है तो जहां पर वाउचर बेचा गया है, और अगर आपने प्रीपेड रिचार्ज ऑनलाइन खुद करवा लिया है तो उस केस में
उस केस में मेरे बेटा जो आपका बिलिंग एड्रेस है दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये कहता है कि अगर आपके पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है रिसिपिएंट का, अगर आपके पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है रिसिपिएंट का, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो होगी लोकेशन ऑफ द सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ द सप्लायर। लेकिन आप खुद एक बात सोच के बताओ मेरे को, खुद एक बात सोच के बताओ मेरे को, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस आ रही हो और सर्विस प्रोवाइडर के पास हमारा एड्रेस ना हो? सोच के बताओ, क्या कभी ऐसा मुमकिन है? क्या कभी ऐसा मुमकिन है कि टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज आप ले रहे हो, आपने इंटरनेट का कनेक्शन अगर घर पे लगवाया होगा या आपने डीटीएच का कनेक्शन घर पे लगवाया होगा, तो आपने एक एड्रेस प्रूफ दिया होगा, राइट? सिमिलरली अगर आपने मोबाइल कनेक्शन लिया है, बी इट अ पोस्टपेड बी इट अ प्रीपेड, आपका केवाईसी हुआ होगा, बिना केवाईसी के आपको सिम ही नहीं मिला होगा। तो अगर आपकी केवाईसी हो रखी है तो ऑब्वियस है कि आपका एड्रेस अवेलेबल है। लेकिन फिर भी लॉ मेकर ने इसे सेफर साइड में इंक्लूड कर लिया कि भाई साहब अगर मान लो गलती से सर्विस प्रोवाइडर के पास रिसिपिएंट का एड्रेस उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में जो सप्लायर की लोकेशन है दैट विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जो सप्लायर की लोकेशन है दैट विल बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। Messrs. Aircall registered under GST and located in Chennai. Messrs. Aircall registered under GST and located in Chennai. Messrs. Aircall have appointed C as a selling agent for supplying the prepayment voucher to the subscriber. Find the place of supply of service and GST liability. तो अब यहां पर जो हमारा सेलिंग एजेंट है वो कौन है? सेलिंग एजेंट जो है वो हमारा सी है। लेकिन ये पता है कि आपको सेलिंग एजेंट कहां का है? मैसर्स एयरकॉल रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड लोकेटेड इन चेन्नई। दे हैव अपॉइंटेड मिस्टर सी एज अ सेलिंग एजेंट फॉर सब्सक्राइबिंग द प्रीपेमेंट वाउचर टू द सब्सक्राइबर। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द जीएसटी लायबिलिटी। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है, जो हमारे सेलिंग एजेंट का एड्रेस है वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। हालांकि इन्होंने बताया ही नहीं है कि सी का एड्रेस क्या है, तो ये एज्यूम किया जा रहा है कि सी भी किधर के हैं, चेन्नई के ही हैं। ऐसा एजम्पशन लिया जा रहा है कि सी जो है वो चेन्नई के ही हैं, इसलिए आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो चेन्नई ही बनेगा। सर्विस प्रोवाइडर भी चेन्नई का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेन्नई की है, इसलिए आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं इसमें और जरा आप इसके आंसर्स मेरे को बताएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, आप लोग मुझे इसके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे जल्दी से। मान लीजिए सेक्शन 12 सब सेक्शन 11, सेक्शन 12 सब सेक्शन 11, हमें इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमें इसका डिटरमाइन करना है। मान लीजिए मिस्टर वाई हैं, इन्होंने मोबाइल कनेक्शन लिया है, इन्होंने मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लिया है इन जयपुर। ठीक है, जयपुर फ्रॉम एयरसेल कंपनी रजिस्टर्ड इन राजस्थान। बिलिंग एड्रेस जो है वो है दिल्ली का। मिस्टर वाई ने एक्साइटल का इंटरनेट कनेक्शन लिया है, एक्साइटल का इंटरनेट कनेक्शन लिया है इन जयपुर, और एक्साइटल जो है वो रजिस्टर्ड है इन दिल्ली। बिलिंग एड्रेस जो दिया गया है वो दिया गया है
अच्छा, ये जो इंटरनेट कनेक्शन है ये ब्रॉडबैंड वाला है, मोबाइल वाला नहीं है। ये ब्रॉडबैंड वाला है जिसमें वाईफाई लगता है। बिलिंग एड्रेस है कानपुर का। मिस्टर वाई हैं, इन्होंने अपना मोबाइल जो कि प्रीपेड है रिचार्ज करवाया है ऑनलाइन वाया पेटीएम। मिस्टर वाई करंटली पोस्टेड हैं जयपुर में, और जो एड्रेस अवेलेबल है विद सर्विस प्रोवाइडर वो लखनऊ का है। आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इन तीनों क्वेश्चंस। व्हाट विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई इन ऑल दीज 3 क्वेश्चंस? क्विक। चलिए दोस्तों देखिए, पहले केस में आपके पास मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन है। तो पोस्टपेड कनेक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा था, जहां पर भी बिलिंग एड्रेस होगा वो जगह आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। यानी कि पहले वाले केस में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा दिल्ली। पहले वाले केस में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा आपका दिल्ली। दूसरे वाले केस में आपका एक्साइटल इंटरनेट कनेक्शन है। जैसे कि मैंने बोला कि ये ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन है, इसमें डिवाइस इंस्टॉल होता है और डिवाइस के थ्रू आपको इंटरनेट की सेवाएं मिलेंगी। तो मतलब ये फिक्स्ड लाइन है, और अगर फिक्स्ड लाइन है तो बिलिंग चाहे कहीं पर भी हो रही हो, जहां पर आपका फिक्स्ड लाइन इंस्टॉल किया जाएगा वो जगह आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। तो सेकंड वाले का आंसर होगा प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी जयपुर। तीसरे केस में बेटा आपका मिस्टर वाई के पास प्रीपेड मोबाइल है, और प्रीपेड मोबाइल को ये ऑनलाइन रिचार्ज कर रहे हैं वाया पेटीएम। इन्होंने ऑनलाइन रिचार्ज कराया है। ये करंटली जयपुर में रहते हैं, और जो एड्रेस अवेलेबल है सर्विस प्रोवाइडर के पास वो लखनऊ का है। तो हमने अभी क्या समझा था कि अगर ऑनलाइन अपन रिचार्ज करा लेंगे तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी वो बिलिंग एड्रेस बनेगी। बिलिंग एड्रेस है आपका यूपी का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। राइट। जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 की। यह बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड एनबीएफसी सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड एनबीएफसी सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। तो कह रहा है कि सर अगर आपको बैंकिंग और एनबीएफसी की सर्विसेज मिल रही है और आपको स्टॉक ब्रोकर भी सर्विसेज दे रहा है, शेयर्स खरीदने बेचने के लिए ब्रोकरेज का कमीशन लेता है, वो आपको वो अपनी ब्रोकर वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? अगर हमारे पास उसका एड्रेस अवेलेबल है, हमारे पास सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, तो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। और अगर हमारे पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। बैंकिंग के लिए उसने क्या बोला आपसे? बैंकिंग के लिए उसने आपसे बोला, बैंकिंग के लिए उसने आपसे बोला कि सर बैंकिंग इंक्लूडिंग एनबीएफसी, बैंकिंग इंक्लूडिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड स्टॉक ब्रोकिंग। तो बैंक अगर आपको सेवाएं दे रहा है, सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है। अच्छा एक बात बताओ सोच के, क्या ऐसा हो सकता है कोई भी बैंक अपने कस्टमर को
अकाउंट दे दे और उसके पास उसका एड्रेस अवेलेबल ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बैंक हमेशा केवाईसी करवाता है, बैंक हमेशा केवाईसी कराता है, तो जो बैंक का अकाउंट होल्डर होगा उसका एड्रेस हमेशा बैंक के पास होगा। लेकिन कुछ कस्टमर्स बैंक के पास ऐसे भी आते हैं जो बैंक में अकाउंट होल्ड नहीं करते। लाइक मुझे डीडी बनवाना है, मुझे 20,000 रुपए का डीडी बनवाना है, मेरी जेब में 20,000 रुपए कैश है, मैं आईसीआईसीआई बैंक जाता हूं, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं 20,000 रुपए कैश देके डीडी बनवा सकता हूं, राइट? और बैंक क्या करेगा, उस डीडी के लिए मेरे से कुछ चार्जेस लेगा, राइट? और उस चार्जेस पे जीएसटी लगती है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो मैं आईसीआईसीआई में अकाउंट होल्डर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई मेरे को सर्विस दे रहा है। जनरली जितने भी अकाउंट होल्डर होंगे बैंक के अंदर, जनरली क्या, जितने भी अकाउंट होल्डर होंगे बैंक के अंदर, उन सब का एड्रेस बैंक के पास होगा, लेकिन जो अकाउंट होल्डर नहीं होंगे उनका एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर आपके पास एड्रेस अवेलेबल है तो भाई साहब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन। और अगर आपके पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं, मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है। मिस्टर हर्षा बीइंग अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऑफ बीएससी लोकेटेड इन मुंबई, तो सर्विस प्रोवाइडर मुंबई का है, इसके पास एक चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलुरु का क्लाइंट है। He purchase and sell the share of clients located in Chennai, Kolkata and Bengaluru. Find the place of supply of service and GST liability. तो हमें पता है कि हमारा कस्टमर चेन्नई का है, कलकत्ता का है, बेंगलुरु का है। अगर हमें यह पता है कि हमारा कस्टमर चेन्नई का है, कलकत्ता का है, बेंगलुरु का है, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास उसका एड्रेस अवेलेबल है। दैट मीन्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ हर्षा उसके कस्टमर्स का एड्रेस उसके पास अवेलेबल है। और अगर एड्रेस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, बोले तो चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलुरु। और यहां पर क्या लग जाएगी मेरे बेटा? आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। अगला पॉइंट आता है, मेसर्स एक्स लिमिटेड है, इनकी फैक्ट्री कोचीन में है, चेन्नई में भी है, विजयवाड़ा में भी है और हैदराबाद में भी है, और इनका ऑफिस बेंगलुरु में भी है। मेसर्स एक्स लिमिटेड ने इंश्योरेंस करवाया है, अभी तो इंश्योरेंस तो आया ही नहीं था, इंश्योरेंस दिया नहीं और इंश्योरेंस का क्वेश्चन ऊपर डाल दिया। चलो पहले इंश्योरेंस सर्विस समझ लो। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस सेक्शन 1213, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस सेक्शन 1213, ये क्या कहता है? कह रहा है कि सर अगर इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जो रिसिपिएंट का एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है दैट विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। कुल मिला के क्रक्स ये निकलता है कि इंश्योरेंस के केस में ऑलवेज प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वो सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन होता है, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए रिसिपिएंट का एड्रेस लेना बहुत जरूरी है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिना रिसिपिएंट का एड्रेस लिए इंश्योरेंस नहीं करती है मेरे बच्चे, बात समझ रहे हैं आप? तो अगर इंश्योरेंस की सर्विस है और सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जो उसका एड्रेस हमारे रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप इसको पढ़िए तो आपको बात समझ में आएगी। मेसर्स एक्स लिमिटेड हैज अ फैक्ट्री इन कोचीन, चेन्नई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ऑफिस बेंगलुरु में है। मेसर्स एक्स लिमिटेड ने ऑब्टेन किया इंश्योरेंस फॉर द असेट्स लोकेटेड इन कोचीन, चेन्नई, विजयवाड़ा, हैदराबाद एंड बेंगलुरु फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी लोकेटेड दिल्ली। प्रीमियम रिसीट इशूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द बेंगलुरु ऑफिस। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जीएसटी लायबिलिटी। तो इंश्योरेंस ऑफिस ने लिया है, इंश्योरेंस ऑफिस ने करवाया है, मतलब अपन यहां से अपने बाकी सब फैक्ट्रीज का क्या कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।
तो बिलिंग जो हो रही है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वो बेंगलुरु ऑफिस के नाम पर हो रही है, तो इसकी जो लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। बेंगलुरु विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इंश्योरेंस कंपनी दिल्ली की है, प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलुरु का है, यहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। बोलिए मेरे दोस्तों, बोलिए मेरे दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए एक आखिरी आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू अ स्पेसिफाइड पर्संस, सेक्शन 1214। अगर आप एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहे हो किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहे हो अगर लोकल अथॉरिटी को, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा हर वो स्टेट होगी जहां पर आपने उसको सर्विसेज दी है, एंड द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई specific to each state shall be in proportion to the amount attributable to the service provided by way of dissemination in the respective states। कुल मिला के कहने का मतलब, सपोज करो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्वच्छ भारत अभियान के लिए, या स्वच्छ भारत अभियान छोड़ो, आज की डेट का हॉट टॉपिक पकड़ो, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोविड वैक्सीनेशन के एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी। मे ऑनवर्ड्स 18 साल के उम्र के जितने भी लोग हैं या उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन लगना चालू हो रहेगा। इस चीज को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को हायर किया, और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को यूपी में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, इन 5 स्टेट्स में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट किया। यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, इन 5 स्टेट्स में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोविड वैक्सीनेशन को प्रमोट करने की सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो कह रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई हर एक स्टेट बनेगी। यूपी में सर्विस दी तो यूपी का भी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, दिल्ली का भी, हरियाणा का भी, पंजाब का भी और राजस्थान का भी। अब अगर मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूं और यूपी के प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा। बाकी चारों स्टेट्स में जो मैंने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं उसके लिए मुझे सरकार को आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन इन यूपी, और मैंने अगर यूपी में सर्विस दी है उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। बाकी सब स्टेट्स में जो मैंने सर्विस दी है वो सब यूपी के बाहर की हैं, उसके लिए आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट हैज हायर्ड 200 होर्डिंग्स इन लक्षद्वीप एंड 175 होर्डिंग्स इन चेन्नई फॉर प्रोवाइडिंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ गैस सब्सिडीज। होर्डिंग्स देखते हो ना जो रोड साइड पे लगी होती हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स द कंसिडरेशन फॉर दीज होर्डिंग्स सेपरेटली। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 200 होर्डिंग्स लक्षद्वीप का अलग हुआ, 175 होर्डिंग्स चेन्नई का अलग से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। होर्डिंग सर्विसेज इज सप्लाइड बाय मेसर्स एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन हैदराबाद। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हैदराबाद का है, सर्विस रिसिपिएंट गवर्नमेंट है, और सर्विस प्रोवाइड करी गई है लक्षद्वीप में और चेन्नई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई लक्षद्वीप और चेन्नई होगी, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन दूसरी स्टेट है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट है, तो यहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई लक्षद्वीप एंड चेन्नई, और यहां पर मेरे बेटा क्या एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। बोलिए बच्चों, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई आप सभी को? प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरे को, यहां तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हो गई है? जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। ओके, तो बच्चों आप लोग का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 सेक्शन है, 10, 11, 12, 13 आपके 4 सेक्शंस हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर, गुड्स का और सर्विस का। गुड्स का 10 और 11 है, बहुत ही छोटा है, जल्दी ओवर हो जाएगा। सर्विसेज के 12 और 13 थे, 12 ज्यादा कंफ्यूजिंग है, 12 ज्यादा कंफ्यूजिंग है जो हमने कर लिया है, 13 कम कंफ्यूजिंग है जो अपन कल निपटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद 1 टर्न और लगाऊंगा जिसके अंदर मैं आपका ये 10 और 11 निपटा दूंगा। तो 2 टर्न और लूंगा और उसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा ओवर करा दूंगा। मैं जान के जल्दी नहीं मचा रहा हूं,
मुझे चाहिए कि मैं आपको आराम से एक एक चीज समझा के चलूं, इसलिए जहां पर मॉड्यूल में क्वेश्चंस नहीं भी हैं वहां पर भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करके चल रहा हूं, राइट। तो इसको जरा अच्छे से कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे कल फिर नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।